हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास है और इलस्ट्रेटर की इस क्लास में हम लोग जितने भी टूल्स यूज़ होते हैं इलस्ट्रेटर में, उन टूल्स को हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टूल अगर हम देखें यहाँ पर टूल बार में, तो वो है सिलेक्शन टूल और शॉर्टकट की आप देख सकते हैं उसका V है। अगर आप कीबोर्ड से V प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन टूल यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। इस टूल की ज़रूरत आपको बार बार लगने वाली है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मूव करना है या फिर स्केलिंग करना है या फिर रोटेट करना है तो फिर आपको सिलेक्शन टूल की ही ज़रूरत लगेगी। जैसे अभी मेरे पास में यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मुझे इन्हें मूव करना है तो मुझे किसकी ज़रूरत लगेगी? यहाँ पर हमेशा सिलेक्शन टूल की। इस तरह से हम उससे मूव कर सकते हैं। स्केलिंग करना है आपको, साइज़ उसका छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, राइट। और पॉलीगॉन को अगर हम सेलेक्ट करें इस तरह से, राइट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपको एक हैंडल दिख रहा है, सर्कल में आपको ये हैंडल देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको मूव करेंगे तो आप कुछ इस तरह का शेप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। साथ में अगर मैं पॉलीगॉन को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ से इसको मूव करेंगे तो आप इसके कॉर्नर्स को भी राउंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और को शेप बना लेता हूँ साथ में, ताकि हमें समझने में इजी रहेगी चीज़ें। इस तरह से मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट किया। तो अब देखिए यहाँ पर जब आप माउस को लेकर आते हैं तो पॉइंटर चेंज होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा अगर आप ऊपर लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक रोटेट का आपको यहाँ पर पॉइंटर दिख रहा है। दैट मीन्स कि आप उसको अब रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे चार जो सर्कल्स दिख रहे हैं, अगर आप यहाँ से मूव करेंगे उसको तो आप उसके कॉर्नर्स को भी राउंड कर सकेंगे, राइट। जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चेंज करना है तो आपको उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है और उसके लिए हमेशा आपको सिलेक्शन टूल की ज़रूरत लगेगी। मान के चलिए आपको इसके अंदर कलर फिल करना है तो आप उसको सिंपल सिलेक्ट कीजिए सबसे पहले सिलेक्शन टूल से, और फिर आप यहाँ से उसमें कलर फिल कर सकते हैं इस तरह से, राइट। तो इसका शॉर्टकट की आप याद रखिए V होता है, क्योंकि आपको उसकी बार बार ज़रूरत लगने वाली है, राइट। अब जो नेक्स्ट टूल हमारा है इसमें वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो अब सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या डिफरेंस होता है वो हम समझ लेते हैं। मैं इन ऑब्जेक्ट्स को पहले डिलीट कर देता हूँ। मैं सबसे पहले तो आप उसको कलर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सिलेक्शन टूल होता है वो ब्लैक कलर का होता है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो वाइट कलर का होता है, और इसका शॉर्टकट की होता है A यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ 2-3 ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें समझने में इजी रहेगा। अगर मैं सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होता है, पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है इस तरह से, ठीक है। मान के चलिए मुझे सिर्फ एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो मैं वो सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए मुझे सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन से टूल को यूज़ करना है, उसके लिए हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करना है। मान के चलिए आप सिर्फ आपको ये वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर जब लेके आएंगे माउस को तो आप देखेंगे सिर्फ आप इस पॉइंट को आप मूव कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से आप कुछ नए शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, किसी भी पॉइंट को आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ड्रैग करके आप अगर बनाएंगे तो सिर्फ यही पॉइंट सिलेक्ट हुआ है। ये आप देख सकते हैं जो सर्कल आ रहा है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इस सर्कल से अगर मैं मूव करूँगा तो सिर्फ यही वाला कॉर्नर राउंड होगा यहाँ पर, राइट। सिलेक्शन टूल से हम देख रहे थे कि चारों कॉर्नर्स एक साथ राउंड हो रहे थे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो हम इस तरह से इस कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। अगर मैं सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक हैंडल आ चुका है इस तरीके से, क्योंकि ये पहले से एक कर्व फॉर्म में है। सो इन हैंडल्स को आप मूव कर सकते हैं इस तरह से, शेप चेंज कर सकते हैं, राइट। और जैसे आपको दो पॉइंट्स को एक साथ सिलेक्ट करना है, जैसे किसी साइड को अगर आप मूव करते हैं तो इस तरह से आप साइड को भी मूव कर सकते हैं इजी वे में इस तरह से। किसी दो पॉइंट्स को आपको सिलेक्ट करना है, मान के चलिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, सो मैं इस तरह से ड्रैग करके इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं इस टाइप से, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं। अगर मैं चारों पॉइंट्स को अंदर के सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब ये चारों पॉइंट्स यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अगर मैं इन सर्कल्स को मूव करता हूँ तो आप उसके अंदर कॉर्नर्स को उसको आप राउंड कर सकते हैं इस तरह से, राइट। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि आप उसको डिफरेंट वे में कैसे यूज़ करते हैं।
जैसे मैं यहाँ पर एक और कुछ रेक्टेंगल हम बना लेते हैं इस तरह से, और इसी को मैंने कॉपी कर लिया, राइट। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सिलेक्शन टूल से, सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ मैं, अब मान के चलिए मुझे सिर्फ ऊपर के पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, तो मैं इस तरह से बॉक्स बनाऊँगा ड्रैग करके, तो आप देखेंगे कि सिर्फ ऊपर के जो पॉइंट्स है वही सिलेक्ट हुए हैं। अगर मैं इन कॉर्नर्स को राउंड करता हूँ तो आप देखेंगे सिर्फ ऊपर के कॉर्नर्स ही यहाँ पर राउंड हो रहे हैं, और अगर मैं इनको मूव करता हूँ इस तरह से यहाँ पे, राइट, तो देखेंगे आपकी सिर्फ ऊपर के पॉइंट्स ही यहाँ पर मूव हो रहे हैं, राइट। तो इस तरह से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं अलग अलग वेज में, राइट। सो आई होप आप लोगों को सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टूल हमारा आता है वो है, हम इसी के ऊपर इसको यूज़ कर लेते हैं। मान के चलिए आपके पास में कुछ ऑब्जेक्ट है, राइट, और उनका एक ग्रुप बना हुआ है यहाँ पर। जो हम नेक्स्ट टूल देखेंगे वो है ग्रुप सिलेक्शन टूल, राइट। सो मान के चलिए इनका एक ग्रुप बना हुआ है। अब ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ यहाँ पे इस तरह से, और मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट में, और हम यहाँ पर इसका एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट की होता है Ctrl+G, ठीक है। इसका ग्रुप बन गया। अब आप इसको मूव करेंगे तो सभी ऑब्जेक्ट एक साथ मूव होंगे इस तरह से, तो अब ये ग्रुप बन चुका है, राइट। अब मान के चलिए आपको किसी एक शेप के अंदर आपको चेंज करना है, उसका साइज़ चेंज करना है या कलर फिल करना है, और आप उसको अनग्रुप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। बगैर अनग्रुप के अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप इसका यूज़ करेंगे हमेशा ग्रुप सिलेक्शन टूल का यहाँ पर। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए इस तरह से, तो आप देखेंगे सिर्फ यही वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है ग्रुप के अंदर। अब यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर चेंज करना है, इसमें आप कलर चेंज कर दीजिए इस तरह से, राइट। साथ में आप उसकी स्केलिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लिया, तो आप देखेंगे कि अब मैं उसकी स्केलिंग भी कर सकता हूँ इस तरह से। फिर जो नेक्स्ट टूल आता है वो होता है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ होता है सेम कलर के ऑब्जेक्ट्स को या सेम कलर के आउटलाइन को आपको सिलेक्ट करना है, तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे, हमेशा मैजिक वॉन्ड टूल का। उसका शॉर्टकट की होता है Y, राइट। जैसे मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले, राइट। अब मैजिक वॉन्ड टूल को जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए इस टूल के ऊपर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बॉक्स आ चुका है जिसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ को सिलेक्ट करना है। जैसे कि फिल कलर को आपको करना है, ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए फिल कलर को और इससे क्लिक कीजिए। तो जो सेम कलर वाले हैं आप देखेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अभी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। आप चाहे तो दोनों का कलर चेंज कर सकते हैं एक साथ इस तरह से। अगर आपको यहाँ पर स्ट्रोक कलर को आपको सिलेक्ट करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये चारों यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक आउटलाइन है, ठीक है, वो ब्लैक कलर की है। तो ये दो कलर की ब्लैक आउटलाइन और साथ में जो इन दो शेप्स में आउटलाइन थी वो, इसलिए चारों ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर एक साथ सिलेक्ट हो गए। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए सिर्फ यही दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि दोनों का जो स्ट्रोक का कलर है वो सेम है। अब नेक्स्ट जो है वो स्ट्रोक वेट है। यहाँ पर स्ट्रोक वेट मतलब कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये दोनों सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि दोनों की जो आउटलाइन है यहाँ पर एक जैसी है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये चारों सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जो चारों का स्ट्रोक है वो सबका सेम है यहाँ पर, ठीक है। आप देखेंगे चारों का स्ट्रोक वेट यहाँ पर सेम है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को विद द हेल्प ऑफ मैजिक वॉन्ड टूल। फिर जो नेक्स्ट टूल यहाँ पर आता है वो है लासो टूल। लासो टूल के लिए मैं यहाँ पर कुछ और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं, ताकि हमें समझने में इजी रहे इस तरह से, ठीक है। एक पॉलीगॉन हम बना लेते हैं, थोड़ा इसका हम वेट कम कर देते हैं स्ट्रोक का, और एक हम यहाँ पर बना लेते हैं स्टार इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर पॉइंट्स को, अलग अलग पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, मान के चलिए इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, तो फिर आप किसका यूज़ करते हैं, हमेशा लासो टूल का। शॉर्टकट की होता है उसका क्यू, मतलब फ्री फॉर्म सिलेक्शन अगर आपको करना है तो, जैसे कि मुझे ये वाला पॉइंट लेना है, साथ में मैंने ये वाला पॉइंट लिया और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके पूरा सिलेक्शन मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा इस तरह से। तो अभी आप देखेंगे ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और सिर्फ यही पॉइंट सिलेक्ट हुआ है। कैसे पता चलेगा हमें, हम लेंगे यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और अब हम यहाँ से इसको मूव करेंगे।
तो आप देखेंगे सिर्फ वही पॉइंट मूव हो रहे हैं जो हमने यहाँ से सिलेक्ट करे थे लासो टूल से। तो फ्री फॉर्म में अगर आपको पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो फिर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कॉर्नर्स राउंड कर रहा हूँ तो आप देखेंगे सिर्फ वही 3 पॉइंट से कॉर्नर्स राउंड हो रहे हैं जो हमने लासो टूल से सिलेक्ट किए थे। सेम हम यहाँ पर यूज़ करके देख लेते हैं। लासो टूल से मैंने सिलेक्ट किया, मान के चलिए मैंने सिर्फ अंदर के पॉइंट्स मुझे सिलेक्ट करने हैं इस तरह से, राइट। तो ये वाले जो पॉइंट्स है ये सिलेक्ट हो गए यहाँ पर। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा यहाँ पे और मैं इसको ऐसे मूव करूँगा मैं, राइट। तो आप देखेंगे कि जो अंदर के जो शेप्स हैं सिर्फ वही यहाँ से अंदर के जो पॉइंट्स हैं सिर्फ वही मूव हो रहे हैं। साथ में अगर आप इन सर्कल्स को मूव करेंगे तो आप उनके जो कॉर्नर्स हैं, राइट, उनको पॉइंटेड कॉर्नर्स को आप कर्व्स में चेंज कर सकते हैं इस तरह से। सो इस तरह से आप लासो टूल का यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टूल हमारे पास में वो है पेन टूल। पेन टूल का यूज़ आप कर सकते हैं कर्व लाइंस बनाने के लिए या स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की होता है उसका P कर सकते हैं। एक पॉइंट पे आप क्लिक कीजिए और सेकंड पॉइंट पे आप उसको ड्रैग करके डायरेक्शन दे सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में आपको कर्व देना हो इस तरह से। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिखता है कि नेक्स्ट अगर आपको कर्व जो देना है, अगर मान के चलिए ऐसा आपको बनाना है तो आप क्लिक कर दीजिए तो आपको डायरेक्शन वहाँ पर मिलेगा, राइट। स्ट्रेट लाइन में भी आप उसको बना सकते हैं इस तरह से, कर्व भी दे सकते हैं लाइक दिस। और अगर आपको जब पूरा आपने अभी ये ओपन पाथ बन रहा है, ये मतलब कि ओपन है, अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपको अगर पूरा पाथ अगर क्लोज करना है तो आप जो स्टार्टिंग पॉइंट था उस पर आप जब लेकर आएंगे तो आप देखेंगे एक छोटा सा सर्कल आपको दिख रहा है माउस पॉइंटर के नीचे, तो आप वहाँ पर उसको क्लिक कर दीजिए। तो अब ये आपका एक पूरा क्लोज शेप बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर पेन टूल से आप सिंपल शिफ्ट की को आप प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर कुछ टूल से बनाते हैं पेन टूल से तो आप देखेंगे कि अगर आपको इस टूल से बाहर आना है, ठीक है, आपको भी ये प्रीव्यू दिख रहा है, तो आप सिंपल जो कीबोर्ड पर एस्केप की रहती है उसको आप अगर प्रेस करेंगे तो आप उस टूल से बाहर आ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो ऐड एंकर पॉइंट टूल। ये सब एंकर पॉइंट्स जितने भी हमने यहाँ पर ऐड करे, और एंकर पॉइंट्स आपको अगर ऐड करना है तो आप देख सकते हैं नीचे एक प्लस का साइन है, सिंपल आप क्लिक करते जाइए पाथ के ऊपर तो आप यहाँ पर पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं इस तरह से, राइट। आपको पाथ के ऊपर ही क्लिक करना पड़ेगा, जब ये पाथ लिखा हुआ आता है तब आप उस पर क्लिक कर दीजिए तो वहाँ पर वो पॉइंट ऐड होगा। आप देखेंगे कर्व फॉर्म में है तो यहाँ पर इसलिए ये हैंडल्स अप। और फिर जो नेक्स्ट टूल है वो है डिलीट एंकर पॉइंट टूल। डिलीट एंकर पॉइंट टूल से आपको किसी भी पॉइंट को डिलीट करना है तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। पॉइंट के ऊपर आप क्लिक कीजिए तो वो पॉइंट वहाँ से डिलीट होते जाएंगे इस तरह से। और जो लास्ट टूल है इसमें वो है एंकर पॉइंट टूल। आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंटेड कॉर्नर्स हैं आपकी। अब इनको अगर आपको कर्व्स में चेंज करना है तो फिर आप किसका यूज़ कर सकते हैं, जो सबसे लास्ट टूल यहाँ पर दिख रहा है एंकर पॉइंट टूल, जिसका शॉर्टकट की है Shift+C। इसको आप लीजिए और यहाँ से आप इसको अगर चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो भी पॉइंटेड था आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजी वे में कर्व के अंदर चेंज कर सकते हैं इस तरह से। सिंपल आपको ड्रैग करके उसको मूव करना है, राइट। अगर कोई सा क्लोज पाथ आपने बना के रखा है तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं इजी वे में इस तरह से, ठीक है। वापस से अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वापस से वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पर अगर मैं वापस से क्लिक करता हूँ तो वो कर्व से वापस से पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एंकर पॉइंट टूल का यूज़ कर सकते हैं, राइट। देन जो नेक्स्ट टूल आता है वो है कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल से आप स्ट्रेट लाइंस भी बना सकते हैं इस तरह से, राइट। सेम पेन टूल जैसे अगर आपको टूल से बाहर आना है तो आप एस्केप की को प्रेस कर सकते हैं, और कर्वेचर टूल से आप इस तरह के कर्वेचर्स भी बना सकते हैं, राइट। इस तरह के कर्व्स आपको क्रिएट करना हो तो अब देखिए सबसे लास्ट पॉइंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। आपको अगर डायरेक्शन चेंज करना हो तो आप इस टाइप से उसको मूव भी कर सकते हैं। फिर आप जैसा भी उसमें कर्व बनाना चाहें इस टाइप से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो कर्वेचर टूल से आप कुछ ऐसे शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट टूल है वो है टाइप टूल, राइट। टाइप टूल भी बहुत यूज़ में आना है आपको, जैसे कि शॉर्टकट की उसका जो होता है वो होता है T। अगर मैं सिंपल क्लिक करता हूँ यहाँ पे सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डमी टेक्स्ट आ जाता है, नए वर्जन्स के अंदर ही आपको मिलेगा, राइट। अब इसमें आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट चेंज कर दीजिए, राइट। ये सिंपल हॉरिजॉन्टल टाइपिंग हुई। बाकी आपको उसकी जो भी प्रॉपर्टीज चेंज करना है वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉन्ट फेस वगैरह, साइज़ है, देन कलर है, आउटलाइन भी आप उसके अंदर दे सकते हैं।
फिर इसी के अंदर आपको नेक्स्ट टूल मिलेगा एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल के लिए हम कुछ एरिया पहले क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक पॉलीगॉन क्रिएट किया, यहाँ से मैंने लिया एरिया टाइप टूल और सिंपली जब आप यहाँ पर एरिया के ऊपर यहाँ पर आएंगे, देखेंगे आपकी पाथ आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो जब आप उस पर क्लिक कर दीजिए तो उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो उसके अंदर प्लेस हो जाएगा, राइट। ये भी डमी टेक्स्ट इसके अंदर आ गया। तो जैसा शेप रहेगा वैसा शेप के अंदर आप उसको टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हैं इस तरह से, राइट। देन जो नेक्स्ट टूल आता है वो है टाइप ऑन अ पाथ टूल। इसके लिए आपको एक पाथ क्रिएट करना है। वो ओपन पाथ भी हो सकता है, क्लोज पाथ भी हो सकता है। सबसे पहले हम क्लोज पाथ के ऊपर देख लेते हैं। यहाँ से अगर हम इसको क्लिक करते हैं टाइप ऑन अ पाथ टूल और सिंपली यहाँ पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टेक्स्ट उसके आसपास इस तरह से फ्लो, जैसा शेप है टेक्स्ट का फ्लो भी वैसे ही आ जाएगा उसमें। सिंपल आप उसको ओपन पाथ के ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ओपन पाथ क्रिएट कर लेता हूँ मैं इस तरह से, और इसके ऊपर अब हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। तो जैसा आपका शेप है वैसा ही आपका उसमें फ्लो आते जाएगा साथ में इस तरह से। फिर जो नेक्स्ट टूल्स हैं वो है वर्टिकल टाइप टूल। ये भी हमने देखा हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में कुछ इस तरह से टाइप होगा। सेम इन बाकी टूल्स को आप यूज़ करके देखिएगा। ये हॉरिजॉन्टल में आया है, सेम वर्टिकल एरिया टाइप टूल है तो उसमें टेक्स्ट किस तरह से आएगा, उसमें टेक्स्ट वर्टिकल आएगा, राइट। और सेम वैसा ही वर्टिकल टाइप हो ना पाथ टूल, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है, अगर आप वर्टिकल यूज़ करेंगे तो फिर उसमें उस तरह से आएगा, राइट। अब इसमें जो सबसे लास्ट टूल आपको दिखाई दे रहा है वो है टच टाइप टूल, जिसका शॉर्टकट की है Shift+T। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में टेक्स्ट है कुछ, इसी टेक्स्ट के ऊपर हम उसे यूज़ करके देख लेते हैं, राइट। जैसे कि मैं इसको टच टाइप टूल से सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंडिविजुअल लेटर्स को आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हैं। फिर उसके बाद में आप उसकी स्केलिंग भी कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल दिख रहा है जहाँ से आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं। आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अलग अलग वेज में। यहाँ से आप उसका फॉन्ट फेस भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप कुछ और अलग फेस चाहिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इंटरेक्टिव वे में अगर आपको कुछ टेक्स्ट क्रिएट करना हो तो फिर आप इजी वे में इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट, इस तरह से। साथ में आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये है आपका टच टाइप टूल। जो नेक्स्ट टूल है वो है लाइन सेगमेंट टूल, जिससे आप लाइंस क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आप शिफ्ट की का यूज़ करेंगे तो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना सकते हैं, राइट। बाकी लाइन की प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से ऊपर से चेंज कर सकते हैं, राइट। स्ट्रोक के वेट चेंज करना हो आपको, दैन उसके बाद में कुछ स्टाइल अगर अप्लाई करना हो उसमें, या फिर कोई सा ब्रश उसके ऊपर अप्लाई करना हो तो आप उस तरह से उसके ऊपर कर सकते हैं, राइट। अगर आप शिफ्ट के साथ में यहाँ पर की बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। साथ में अगर आप इसको मूव करेंगे, देखिए शिफ्ट की को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, और अगर आप इसको 45 डिग्री पर मूव करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट की के साथ में जब इसको मूव करेंगे तो ये 45 डिग्री पर मूव होगा इस तरह से, राइट। सो इस तरह से आप लाइन सेगमेंट टूल का यूज़ कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट टूल यहाँ पर आता है वो है आर्क टूल। आर्क टूल को आप कुछ इस तरह से आर्क क्रिएट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ में अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल एक प्रोपोर्शन में यहाँ पर आएगा। साथ में इसका एक और शॉर्टकट है कि आर्क अभी जो कितना ये राउंड दिख रहा है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कीबोर्ड से। हम एक बार फिर से यहाँ पे बनाते हैं। इस तरह से मैंने बना के रखा और मैंने होल्ड करके रखा हुआ है इसे। और साथ में अब मैं जो एरो कीज़ होती है अप की और डाउन की, आप कीबोर्ड पे अगर देखेंगे तो मैं अगर उसको प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि उसका जो कर्व का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, कितना कर्व आपको चाहिए ये आप किससे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरो कीज़, यहाँ से इस तरह से, राइट। इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ लाइन की यहाँ पर सेम वैसी रहेगी। फिर जो नेक्स्ट टूल है यहाँ पर वो है स्पायरल टूल। स्पायरल टूल से आप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं स्पायरल। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है और साथ में हम फिर से क्या प्रेस करते हैं, अप एरो की और डाउन एरो की को अगर मैं यूज़ करता हूँ तो नंबर ऑफ यहाँ पर जो रोटेशन है आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से, राइट। सिंपल आपको एरो कीज़ को प्रेस करना है, अप की और डाउन की से आप इसको कर सकते हैं इस तरह से, राइट। सो ये है स्पायरल टूल। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ लाइन की वैसी ही रहेगी।
सेम उसके बाद में फिर आता है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। मैं इन दोनों को हटा देता हूँ यहाँ से। सबसे पहले रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल से आपको टेबुलर फॉर्म में कुछ अगर बनाना हो इस तरीके से तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे एरो कीज़ का। देखिए इसको होल्ड करके रखना है आपको माउस से, ठीक है। अगर मैं अप की को प्रेस कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ रही है, देख सकते हैं आप। कम ज़्यादा कर सकते हैं, डाउन से नंबर ऑफ़ रोज़ कम हो रही है। और अगर मैं लेफ़्ट और राइट एरो की को यूज़ करता हूँ तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं इस तरह से, राइट। सो इस तरह से फास्ट वे में आप कुछ टेबल अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। लास्ट टूल जो आता है वो है पोलर ग्रिड टूल। पोलर ग्रिड टूल में कुछ आप इस तरह का शेप क्रिएट कर सकते हैं, इस टाइप का शेप, राइट। शिफ्ट के साथ में देखिए कोई सा भी अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट, जितने भी हमने अभी ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जो भी मैं बना रहा हूँ, अगर आप शिफ्ट के साथ में अगर आप बनाएंगे तो हमेशा प्रोपोर्शन में बनेगा वो। बगैर शिफ्ट के अगर हम बनाएंगे तो देखिए एक प्रॉपर शेप नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि उसमें एक प्रोपोर्शन में आ रहा है बिल्कुल वो। अब इसको भी मैं होल्ड करके रखता हूँ यहाँ पर और साथ में मैं क्या प्रेस करूँगा, अब एरो कीज़ को यूज़ करके देखते हैं हम, ठीक है। अप एरो की से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ सर्कल्स जो है अंदर वो बढ़ रहे हैं, डाउन से कम हो रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर मैं लेफ़्ट एरो की को यूज़ करता हूँ तो नंबर ऑफ़ डिवाइडर्स जो है उनको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। सो अब जो नेक्स्ट टूल आता है वो है रेक्टेंगल टूल। ये आपके सारे बेसिक टूल्स हैं यहाँ पर। रेक्टेंगल टूल से आप इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अगर आप शिफ्ट की का यूज़ करेंगे तो एक प्रॉपर आप स्क्वायर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। सेम राउंडेड रेक्टेंगल टूल इस तरह से, ठीक है। शिफ्ट की से बिल्कुल आप एक प्रोपोर्शन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है एलिप्स टूल। शिफ्ट के साथ अगर हम बनाएंगे तो एक प्रॉपर सर्कल बनेगा। देन पॉलीगॉन टूल, राइट। अब पॉलीगॉन टूल में आपको एक और ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा कि जब आप यहाँ पर पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं तो उसको आप होल्ड करके रखिए और आप एरो कीज़ का आप यहाँ पे यूज़ कीजिए तो आप नंबर ऑफ़ साइड्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अप एरो की से और डाउन एरो की से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं नंबर ऑफ़ साइड्स को इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पर स्टार टूल लेता हूँ तो स्टार टूल में भी आप सेम वैसे ही कर सकते हैं। एरो कीज़ को आप प्रेस कीजिए तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ पॉइंट्स यहाँ पर कम ज़्यादा हो रहे हैं। सेम डाउन से अगर मैं करूँगा तो नंबर ऑफ़ पॉइंट जो है यहाँ पर ये कम ज़्यादा कर सकते हैं हम, राइट। तो ये शॉर्टकट्स होते हैं जिनको आप डायरेक्टली यहाँ से कीबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप अच्छा डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, तो हमेशा शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कीजिए तो आप फास्ट वे में वर्क कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट जो इसमें टूल आता है वो है फ्लेयर टूल। फ्लेयर टूल कुछ इस तरह का रहता है। आपको कुछ अगर ऐसा इफेक्ट देना हो लाइक का कुछ ऐसा इफेक्ट। अब जो नेक्स्ट टूल है यहाँ पर वो है ब्रश टूल। ब्रश टूल का शॉर्टकट की होता है बी, ठीक है। आपको कुछ भी अगर यहाँ पर इस तरह से फ्री हैंड ड्राइंग करना है तो आप इजीली इस तरह से बना सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रश का जो पॉइंटर है ये भी काफ़ी छोटा दिख रहा है तो आप इसको बड़ा करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट कीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा, राइट। लेफ़्ट और राइट को आप यूज़ करेंगे तो आप उससे साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। उसके नीचे का जो टूल है वह ब्लॉब ब्रश टूल। ब्लॉब ब्रश टूल से अगर मैं कुछ भी यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उसमें फिल भी आएगा साथ में। तो कई बार आपको ऐसे कैरेक्टर ड्राइंग करते हैं या जहाँ पर आपको कलर फिल करना है डायरेक्टली तो फिर आप ब्लॉब ब्रश टूल का यूज़ करेंगे और आप उसके अंदर फिर आउटलाइन भी यहाँ पर दे सकते हैं इस तरह से। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट टूल आता है वो है शेपर टूल। शेपर टूल से आप कुछ शेप्स बना सकते हैं इजी वे में। फ्री हैंड आप करेंगे तो वो एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, परफेक्ट शेप में इस तरह से, राइट। टाइप से आप कुछ बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेपर टूल। फिर जो नेक्स्ट टूल है उसके बाद में वो आता है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल को भी आप फ्री हैंड ड्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, राइट। कुछ भी आपको ड्रॉ करना हो उसके लिए आप पेंसिल टूल का यूज़ कर सकते हैं। देखिए बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम वैसी ही रहेगी। यहाँ से आप स्ट्रोक वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टाइल दे सकते हैं। अगर आप कुछ ब्रश इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप ब्रश इफेक्ट भी उसके ऊपर दे सकते हैं इस तरह से, राइट। सो ये आप सब प्रॉपर्टी बार से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मान के चलिए आपने कुछ पेंसिल से यहाँ पर हमने ड्रॉ किया इस तरह से, राइट। इसका थोड़ा मैं स्ट्रोक यहाँ पे बढ़ा देता हूँ मैं।
उसी के नीचे एक और टूल रहता है यहाँ पर स्मूथ टूल। मान के चलिए आपको कहीं पर ऐसा लगा कि थोड़ा कॉर्नर्स पॉइंटेड आ रहा है, उसको आपको स्मूथ करना है, तो फिर आप इससे कर सकते हैं। कि देखिए जब आप फ्री हैंड ड्राइंग वगैरह करेंगे तो इन टूल्स की आपको ज़रूरत लगती है, ठीक है। जो इलस्ट्रेशन का वर्क ज़्यादा करते हैं उन्हें ये टूल सिंपली इसे पॉइंट से आप इसको मूव कीजिए तो वो एरिया क्या होते जाएगा, स्मूथ होते जाएगा। अगर आप यहाँ पर कोई सा क्लोज पाथ भी अगर क्रिएट करते हैं तो उसको भी आप इसकी मदद से स्मूथ कर सकते हैं इस तरह से, राइट। में अगर कॉर्नर से मूव करना हो तो आप देख सकते हैं कि जो पॉइंटेड कॉर्नर था वो किस में चेंज हो गया है यहाँ पर, ठीक है, स्मूथ कॉर्नर में यहाँ पर चेंज हो गया है। फिर जो नेक्स्ट टूल इसमें है वो है पाथ इरेजर टूल। किसी भी पाथ को आपको अगर इरेज करना हो, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हम यूज़ करते हैं पाथ इरेजर टूल को इस तरह से, राइट। तो आप देखेंगे उस पाथ को आप इरेज कर सकते हैं सिंपली। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर हम इसे यूज़ करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि इतना एरिया आप वहाँ पर इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाथ इरेजर टूल, राइट। इस पर भी हम इसे यूज़ करके देख लेते हैं। इसे पॉइंट से आपको मूव करना है और आप देखेंगे जब आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सॉरी सिलेक्शन टूल से, तो आप देखेंगे कि वो वाला पोर्शन वहाँ से अलग हो जाएगा इस तरह से। सो इस तरह से आप पाथ इरेजर टूल को यूज़ कर सकते हैं। जॉइन टूल का यूज़ जब आप कुछ शेप्स वगैरह बनाते हैं, कई बार ऐसा रहता है कि कुछ शेप ओपन पाथ रह जाता है वो, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं जॉइन टूल को। सिंपल आपको इस तरह से एरिया कवर करना है और आप देखेंगे कि जो दोनों पॉइंट्स थे वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, राइट। तो इस तरह से आप जॉइन टूल का यूज़ कर सकते हैं। दो पॉइंट्स को ऐड करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो जो सबसे पहला टूल यहाँ पर आ रहा है वो है इरेजर टूल और शॉर्टकट की होता है Shift+E, राइट। हम इन तीनों टूल्स को हम एक साथ समझते हैं कि इन तीनों टूल में डिफरेंस क्या होता है और इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए हम हमेशा ऑल्ट की का यूज़ करते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कीजिए और ऑल्ट की को जो आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे माउस का पॉइंटर यहाँ पर चेंज हो रहा है और बस उसको मूव कर दीजिए तो वो कॉपी हो जाता है, राइट। अब हम तीनों ऑब्जेक्ट्स पर हम तीनों टूल्स यूज़ करके देखेंगे। जो सबसे फर्स्ट टूल है यहाँ पर वो है इरेजर टूल। इरेजर टूल को मैं यहाँ पर इस तरह से हम चला सकते हैं, स्ट्रेट या फ्री फॉर्म में भी आप उसको मूव कर सकते हैं इस तरह से। जब आप इरेजर टूल से कुछ इरेज करते हैं तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो एरिया है वो भी इरेज हो जाता है और साथ में आप देखेंगे कि जो यहाँ पर पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स बन गए हैं वो एक क्लोज पाथ है पूरा, राइट। आप इस स्ट्रोक से समझ सकते हैं कि एक पूरा क्लोज पाथ यहाँ पर बन गया है। आप इसके अंदर अलग से कलर भी फिल कर सकते हैं इस तरह से, राइट। स्ट्रोक वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये इरेजर टूल से, अब इरेजर टूल जब आप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो देखिए अब इसका जो निब है उसको अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो फिर आप ब्रैकेट कीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पर इस तरह से, राइट। कीबोर्ड पर जो ब्रैकेट कीज़ होती है उनसे लेफ़्ट और राइट जो ब्रैकेट की रहेगी उससे साइज़ कम और उसका साइज़ ज़्यादा कर सकते हैं आप इस तरह से, राइट। और फिर कलर्स वगैरह फिल कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में। सो इस तरह से आप इरेजर टूल को यूज़ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टूल है यहाँ पर वो है सीजर टूल। इसका शॉर्टकट की है C। सीजर टूल स्ट्रेट कट के लिए काम में आएगा। किसी सेगमेंट को आपको अगर कट करना है, जैसे कि इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पर क्लिक करता हूँ मैं डायरेक्ट, आपको यहाँ पर पाथ नहीं दिखेगा, राइट। आप देखेंगे कि अब ये पार्ट और ये पार्ट अलग हो चुका है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हमने इरेजर टूल से यहाँ पर इरेज किया था तो आपने देखा कि यहाँ पर एक क्लोज पाथ बन चुका था, बट यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर एक ओपन पाथ यहाँ पर बन जाता है इस तरीके से, राइट। और ये हमेशा स्ट्रेट ही चलेगा। पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आपको किसी साइड को अगर करना है तो मान के चलिए मैंने इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्लिक किया इस तरह से, राइट। और अगर मैं इसको मूव करता हूँ, राइट, तो आप देखेंगे कि वो साइड वहाँ पर अलग हो चुकी है इस तरह से, राइट। तो इस तरह से आप सीजर टूल का यूज़ कर सकते हैं। जो लास्ट टूल है यहाँ पर वो है नाइफ टूल। नाइफ टूल को आपको इस तरह से क्रॉस करना पड़ेगा। सेम वर्क करता है वो इरेजर टूल जैसा, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि, राइट, इस तरह से आपने इसको कट किया। ये भी फ्री फॉर्म में आप इसको कट कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में भी कट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे जब हमने यहाँ पर कुछ कट किया है तो यहाँ पर एरिया कुछ भी लॉस नहीं हुआ है, राइट। इस तरह का अगर आपको कट देना है तो फिर आप नाइफ टूल का यूज़ करेंगे। इरेजर टूल में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ एरिया भी लॉस हो जाता है, बट यहाँ पर वैसा नहीं होता है,
राइट। सो अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो चुका है, राइट। लेकिन यहाँ पर कुछ भी एरिया लॉस नहीं है, तब भी आपको कुछ इस तरह का एक कट वगैरह यूज़ करना है या फिर कुछ इफ़ेक्ट वगैरह के लिए यूज़ करना है, तो फिर आप उसको ईजी वे में यूज़ कर सकते हैं। सो ये तीनों टूल्स का हमने यूज़ देखा। मैं कुछ एग्जांपल्स और आप लोगों को बताता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ इस तरह से। देखिए इरेजर टूल को हमने जब यूज़ किया था यहाँ पर, राइट। सो इस नेप को मैं छोटा कर देता हूँ ब्रैकेट की से थोड़ा सा, ठीक है। हमने देखा था कि ये एज ए फ्री फॉर्म में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर आप शिफ्ट की के साथ में यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन में वो इरेज होगा, राइट। शिफ्ट के साथ में आपको उसको यूज़ करना है इस तरह से। सो इस तरह से आप स्ट्रेट कट्स भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इरेजर टूल। सो आई होप आप लोगों को ये तीनों टूल समझ में आ गए होंगे। फिर जो नेक्स्ट टूल है वो है रोटेट टूल, और उसका शॉर्टकट की होता है R। इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो उसको आपको सिलेक्ट करना पहले ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं अगर रोटेट टूल को यूज़ कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये सिलेक्ट नहीं है। तो उसके लिए आपको हमेशा सिलेक्शन टूल से उसको सिलेक्ट करना है पहले, फिर उसके बाद में मूव करना। अब देखिए मैं यहाँ से रोटेट टूल लेता हूँ और ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, और मैं पेज पर कहीं पर भी अगर मूव करूँगा तो आप देखेंगे कि वो रोटेट हो रहा है यहाँ पर इस तरह से, राइट। और रोटेट जो हो रहा है वो इस सेंटर के अराउंड में हो रहा है, यहाँ से रोटेट हो रहा है वो, ठीक है। अब आपको अगर किसी और पॉइंट से रोटेट करना है या फिर उसका कॉपी क्रिएट करना है तो फिर उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑल्ट की को। यहाँ से आपने रोटेट टूल लिया और जिस भी पॉइंट से आपको रोटेट करना है अब या उसको कॉपी बनाना है, जैसे सबसे पहले हम सेंटर से ही देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ऑल्ट की को यूज़ करूँगा, ऑल्ट की से यहाँ पर क्लिक करूँगा साथ में, तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा रोटेट का, जहाँ पर आप एंगल दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 15 डिग्री देता हूँ। अब प्रीव्यू देखने के लिए इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये 15 डिग्री से आप देख सकते हैं कि ये रोटेट हो गया है। अब यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है कॉपी का। अगर आप कॉपी करेंगे तो सेम उसका एक और कॉपी बन जाएगा 15 डिग्री पे इस तरह से, राइट। तो इसका कॉपी बन गया यहाँ पे। अब इसी को आपको रिपीट करना है वापस से, इसको डीसिलेक्ट नहीं करना है आपको। तो अगर आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ट्रांसफॉर्म में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म अगेन होता है, उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+D। जैसा कि कोरल ड्रॉ में भी हम लोगों ने देखा था कि रिपीट करने के लिए डुप्लीकेट करते हैं हम Ctrl+D से और फिर रिपीट करते हैं हम Ctrl+R से। उसी तरह से यहाँ पर हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि हमने उसको रोटेट किया है यहाँ पर, ठीक है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसमें। अब उसी ट्रांसफॉर्म को आपको वापस से रिपीट करना है, फिर से करना है आपको उसको, तो फिर उसके लिए Ctrl+D होता है सिंपल। तो आप Ctrl+D को प्रेस करते जाइए कीबोर्ड से, तो आप देखेंगे कि वो रिपीट होते जाएगा, राइट। सो इस तरह से आप उसको कॉपी बना सकते हैं। फिर से हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल। मैं एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, पेन टूल से मैंने बनाया। और पेन टूल से जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पेन टूल से जब आप यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं और ये स्टिक हो जाता है, इससे अगर आपको बाहर आना है तो आप एस्केप की को प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, तो आप उससे बाहर आ जाएंगे टूल से, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस लाइन के ऊपर यूज़ करके देखते हैं इसको, और इस लाइन की मैं थोड़ी विड्थ बढ़ा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको जिस भी पॉइंट से इसको आपको रोटेट करना है उस पॉइंट से हम उसको रोटेट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया रोटेट टूल। अब मुझे इस पॉइंट से रोटेट करना है इसको, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट के साथ में यहाँ पर क्लिक करूँगा, ऑल्ट की को प्रेस करना है आपको, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ से इसकी कॉपी वगैरह जितना भी एंगल आपको चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसको कॉपी बना दिया एंड देन उसके बाद में क्या करना है आपको Ctrl+D सिंपल, राइट। तो इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। अब इसमें हम एक और एग्जांपल देखेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड आपको रोटेट करना हो तो वो हम किस तरह से करेंगे, राइट। सो उसके लिए मैं यहाँ पर एक सर्कल ले लेता हूँ और मैं इसका कलर नन कर देता हूँ ताकि हमें समझने में इजी रहेगा वो। और इसी का मैं कॉपी बना लेता हूँ। मैंने ऑल्ट की को प्रेस किया और मैं इसका कॉपी बना लिया। अब मैं शिफ्ट के साथ में इसको छोटा करूँगा, ध्यान रखिए। मैं डायरेक्टली नहीं करूँगा, डायरेक्टली करूँगा तो उसका जो प्रोपोर्शन है वो बिगड़ जाता है। तो मैं शिफ्ट के साथ में करूँगा तो एक प्रॉपर स्केलिंग होती है वहाँ पर। और इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, राइट। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और
इसका थोड़ा विड्थ में बढ़ा लेता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि हमेशा अलाइनमेंट्स पहले क्या कीजिए, आप जैसे इसको और इसको अलाइन करना है तो आप दोनों को सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर, और आपको यहाँ पर अलाइनमेंट के ऑप्शन मिलेंगे। अभी हम आने वाले वीडियोस में इन चीज़ों को समझेंगे। वैसे जिन लोगों ने कोरल ड्रॉ अगर अच्छे से किया होगा तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आता है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, राइट। अभी ये अलाइन है यहाँ पर। सो अब हमको क्या करना है, इस छोटे सर्कल को हमें इस बड़े सर्कल के आसपास इस तरह से रोटेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले इस छोटे सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे और मैं लूँगा यहाँ पर रोटेट टूल, और ऑल्ट की के साथ से मैं कहाँ पर क्लिक करूँगा, मैं इस जो बड़ा सर्कल है इसके सेंटर पे मैं क्लिक करूँगा, राइट। मुझे सेंटर ये डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर लिखा हुआ आ रहा है। अब ये जो पिंक कलर का, मैजेंटा कलर का जो यहाँ पर आपको दिखता है, ये किसकी वजह से आता है, ये स्मार्ट गाइड्स आपको ऑन करके रखना है ये, ठीक है। स्मार्ट गाइड से आप इजी वे में अलाइनमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है जिसकी वजह से आपको डिज़ाइनिंग करने में इजी हो जाता है, ठीक है। सो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने रोटेट टूल को लिया और ऑल्ट की से मैं इसके सेंटर पे यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं इस तरह से, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने 15 डिग्री दे के रखा है। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और अब मैं क्या प्रेस करूँगा, Ctrl+D, जो भी हमने यहाँ पर देखा ट्रांसफॉर्म अगेन, राइट। और शॉर्टकट की Ctrl+D यहाँ पर आप प्रेस करते जाइए, राइट। तो वो उसी के आसपास यहाँ पर रोटेट होगा इस तरह से, ठीक है। सो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को रोटेट टूल क्लियर हो गया होगा। सो अब जो नेक्स्ट टूल है वो है रिफ्लेक्ट टूल, और उसका शॉर्टकट की होता है O। अब मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। मैं रिफ्लेक्ट करना मतलब कि इसी का सेम मिरर इमेज बनाना है आपको। सो मैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट टूल लूँगा, और यहाँ पर हम सेम जैसे हमने रोटेट में किया था, हम पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं हमको जहाँ से भी उसको रोटेट करना है। तो मान के चलिए मुझे यहाँ से इसको रोटेट करना है, रिफ्लेक्ट करना है। सो मैं ऑल्ट की को प्रेस करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट की को जैसे आप प्रेस करते हैं तो देखिए माउस का आइकन चेंज होता है थोड़ा सा, राइट। तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कर दीजिए इस पॉइंट पे, और इस तरीके से आपके पास में डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं आपको किस एक्सिस पे उसको मूव करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, एंगल वगैरह आप डिसाइड कर सकते हैं। और प्रीव्यू से आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। प्रीव्यू को हमेशा आपको ऑन रखना है ये, राइट। तो आपको प्रीव्यू दिखेगा। अब हमें इसका कॉपी भी क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर कॉपी पे क्लिक कर दूंगा। तो अब देखेंगे कि उसका एक कॉपी भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, राइट। तो इस तरह से आप रिफ्लेक्ट टूल को यूज़ कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट टूल है वो है शेयर टूल, ठीक है। किसी भी प्लेन पर अगर आपको किसी एंगल पे इसको मूव करना है तो फिर आप उसको शेयर टूल का यूज़ करते हैं यहाँ पे इस तरह से, राइट। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, आपको इसको सिलेक्ट करने के बाद में उसको आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से आप उसको किसी भी प्लेन के ऊपर आप यहाँ पर उसको मूव कर सकते हैं, राइट। सेम यहाँ पर भी हम इसको भी करके देख लेते हैं। फिर जो नेक्स्ट टूल है यहाँ पर वो है स्केल टूल। स्केल टूल के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, ठीक है। पहले हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर देख लेते हैं, राइट। इसको मैंने सिलेक्ट किया है, और साथ में हम यहाँ पर कौन सा स्केलिंग टूल है, ये स्केल करने के लिए काम में आता है। आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आप कहीं से भी उसको स्केल कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, ठीक है। मैंने कॉपी किया और Ctrl+D, राइट। अब हम इसके ऊपर स्केल टूल यूज़ करके देखते हैं, राइट। तो आप सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ भी यहाँ पर स्केलिंग कर सकते हैं इस तरह से। तो एक और तरीके से हम समझ लेते हैं कि आप स्केल टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पर मैं इनका फिल जो है नन कर देता हूँ, इसमें सिर्फ आउटलाइन दे देते हैं हम इस तरह से। अब हम स्केल टूल का यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। मान के चलिए मुझे सिर्फ ऊपर के पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ कैसे करते हैं, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए पहले, राइट। सो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप किसी भी पॉइंट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सिर्फ ऊपर के पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, तो मैं इस तरह से ड्रैग करूँगा। अब ये सिर्फ ऊपर के पॉइंट्स यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं, राइट। और अगर हम इसके साथ में स्केल टूल को यूज़ करते हैं तो चेंजेस कहाँ पर होंगे, सिर्फ यहाँ पर होंगे, राइट। आप देख सकते हैं इस तरह से,
राइट, सिर्फ ऊपर के पॉइंट्स मूव हो रहे हैं, राइट, नीचे के पॉइंट्स वैसे ही हैं। तो इस तरह से आप उसको ईजी वे में यूज़ कर सकते हैं, राइट। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और स्केल टूल दोनों को एक साथ यूज़ करके आप। फिर जो नेक्स्ट टूल है वो है शेयर टूल, ठीक है। किसी भी प्लेन पर अगर आपको किसी एंगल पे इसको मूव करना है तो फिर आप उसको शेयर टूल का यूज़ करते हैं यहाँ पे इस तरह से, राइट। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, आपको इसको सिलेक्ट करने के बाद में उसको आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से आप उसको किसी भी प्लेन के ऊपर आप यहाँ पर उसको मूव कर सकते हैं, राइट। सेम यहाँ पर भी हम इसको भी करके देख लेते हैं इस तरह से। फिर जो नेक्स्ट टूल है यहाँ पर वो है रीशेप टूल। रीशेप टूल से आप यहाँ पर इस तरह से इसको सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है, ध्यान रखिए। और रीशेप टूल से आप उसकी शेप में चेंज कर सकते हैं इस तरह से। आप कुछ अगर फ्री हैंड बना रहे हैं या इलस्ट्रेशन का वर्क कर रहे हैं तो फिर आप उसके लिए रीशेप टूल का यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक टूल देखा था, जब पेन टूल हमने समझा था, तो यहाँ पर एक एंकर पॉइंट टूल था, ठीक है। इस टूल में और इस टूल में डिफरेंस है, ध्यान रखिए। एंकर पॉइंट टूल से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंटेड को आप पॉइंटेड कॉर्नर है या पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर एक कर्व है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तब देखेंगे वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा ये, राइट। और शेप टूल से आप क्या कर सकते हैं, शेप टूल से आप उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं पूरा इस तरह से, राइट। सो ये है आपका रीशेप टूल। फिर जो नेक्स्ट टूल आता है वो है विड्थ टूल। यहाँ पर उसका शॉर्टकट की होता है Shift+W। अब जो विड्थ टूल है वो यूज़ होगा सिर्फ आउटलाइंस के ऊपर, स्ट्रोक्स के ऊपर, राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। देखते हैं विड्थ टूल को। सो ये स्ट्रोक के ऊपर वर्क करता है। जैसे मैं यहाँ पर मैंने विड्थ टूल लिया, अब आप देखिए स्ट्रोक के ऊपर से जब आप मूव करेंगे, ठीक है, तो आप इस तरह से उसके विड्थ वगैरह को चेंज कर सकते हैं इस टाइप से। जहाँ से भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पर एक नया पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, ध्यान रखिए इस तरह से, राइट। अब जैसे ये आउटलाइन है, यहाँ पर एक सिंगल लाइन है, तो इसके ऊपर अगर मैं यूज़ करूँगा तो आप कुछ इस तरह का शेप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, तो फ्रेम्स वगैरह आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर इस तरह से। और अगर हम टेक्स्ट के ऊपर इसे यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फिल कलर को हम नन कर देते हैं और यहाँ पर हम आउटलाइन ले लेते हैं इस तरह से, राइट। और इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट आउटलाइंस करके एक ऑप्शन होता है, इसको क्रिएट आउटलाइंस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। शॉर्टकट की होता है Shift+Ctrl+O, राइट। अब ये आउटलाइंस में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि डायरेक्टली वो यूज़ नहीं होगा टूल। और फिर मैं यहाँ से लूँगा विड्थ टूल और यहाँ से हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं इस तरह से, राइट। तो कुछ आप अच्छे इफेक्ट भी दे सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। कुछ अलग अलग वेज में इसको यूज़ करके देखिएगा कि और आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। इस तरह से, राइट। सो आप टेक्स्ट के अंदर भी इसमें इफेक्ट दे सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पर एक और टूल लेते हैं जो है स्पाइरल टूल, ठीक है। देन यहाँ से मैं लूँगा विड्थ टूल और देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आप इफेक्ट दे सकते हैं। और इसका मैं एक और आपको एग्जांपल बता देता हूँ मैं। जैसे हमारे पास में लाइन है, अभी हमने जब यहाँ पर यूज़ किया था तो विड्थ टूल को हमने से डायरेक्टली जब हम यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे दोनों साइड से वो एक्सपांड हो रहा है। बट अगर आप ऑल्ट की का यूज़ करेंगे तो आप सिर्फ एक ही साइड से उसको कर सकते हैं। तो अगर आपको एक ही साइड से उसको शेप देना हो तो फिर हम ऑल्ट की का यूज़ करेंगे, राइट। सो आई होप आप लोगों को विड्थ टूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स करके देखिए। फिर जो नेक्स्ट टूल्स हैं वो वर्ब टूल। ये जितने भी नीचे के जितने भी टूल्स दिख रहे हैं शेप्स को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ में आते हैं। जो इलस्ट्रेशन का वर्क करते हैं वो लोग इन टूल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टूल है यहाँ पर वर्ब टूल। वर्ब टूल को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर एक शेप क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आउटलाइन को कम कर देता हूँ मैं, राइट। तो कुछ भी शेप्स को आपको मॉडिफाई करना हो, उसको चेंज करना हो तो फिर हम इन टूल्स का यूज़ करते हैं। सिंपल आपको इस तरह से उसको मूव करना रहता है,
ठीक है, ये हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जब कुछ वर्क होता है इलस्ट्रेशन का, और जहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिवली थोड़ा सोचेंगे तो आप सोच पाएंगे कि किस तरह से हम उसको डिफरेंट वेज में हम अलग अलग जगह पर उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो ये वर्ब टूल था। फिर जो नेक्स्ट टूल है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टूल है आपका वर्ल्ड टूल। ठीक है, वर्ल्ड टूल के लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने पेन टूल से एक लाइन बनाई यहाँ पर, इसके ऊपर हम इसको यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इफेक्ट दे सकते हैं इजी वे में, राइट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म करके हम इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप कुछ ऐसे शेप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड टूल। फिर जो नेक्स्ट टूल आता है उसके बाद में वो है ब्लोट टूल। ब्लोट टूल के लिए यहाँ पर मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं देखिए लाइन सेगमेंट मैं पेन टूल से बना रहा हूँ, आप लोग लाइन सेगमेंट से का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो वैसा आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पेन टूल से ही बनाएं उसको। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ मैं। अब हम इसके ऊपर यूज़ करते हैं ब्लोट टूल को, राइट। अब देखिए ब्लोट टूल को जब आप इसके ऊपर लेकर आएंगे तो अगर मैं लाइन के ऊपर ये जो बीच में आपको एक प्लस साइन जैसे दिख रहा है, अगर आप इसको ऊपर से अगर करेंगे इस तरह से, ठीक है, तो आप देखेंगे वो नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। इस तरह से आप शेप्स वगैरह दे सकते हैं इजी वे में। अगर मैं लाइन के नीचे से करता हूँ मैं, राइट, तो फिर वो ऊपर की तरफ होगा। तो जहाँ पर भी आप ऑब्जेक्ट के पोजीशन उसकी जहाँ पर रखेंगे और जहाँ से आप उसको प्रेस करेंगे उसमें उस टाइप का शेप आएगा। जैसे कि अगर हम कुछ यहाँ पर एक क्लोज शेप बना लेते हैं और यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, अंदर से मैं करूँगा तो बाहर की तरफ आएगा इस तरह से, राइट। इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट टूल है यहाँ पर वो है स्केलॉप टूल। स्केलॉप टूल को भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ करके देख लेते हैं, राइट। इस तरह से अगर आपको कुछ इफेक्ट देना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है क्रिस्टलाइज टूल। अगर आपको कुछ क्रिस्टल का कुछ इफेक्ट देना हो तो आप फिर उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया और इसके ऊपर हम कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, माउस की पोजीशन से वो होगा, जैसे अगर आप अंदर से कर रहे हैं तो आप देखेंगे बाहर की तरफ आ रहा है वो। सो आप इसको डिफरेंट वेज में यूज़ करके देख सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाइए, उनके ऊपर वैसे उसको यूज़ करके देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पर रिंकल टूल। ठीक है, रिंकल टूल से आप कुछ इस तरह का इफेक्ट दे सकते हैं, राइट। ये देखिए इस तरह का इफेक्ट आप इन टूल से दे सकते हैं। तो जितने भी मॉडिफिकेशंस करने हैं आपको शेप्स वगैरह में, इलस्ट्रेशन के वर्क में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं इन टूल्स। सो वहाँ पर आप इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये टूल समझ में आ गए होंगे। फिर जो नेक्स्ट टूल है यहाँ पर है वो है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ क्या है हम उन समझ लेते हैं। मैं इसके लिए यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर लेता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से जैसे आप फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक बॉक्स आ गया है। ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कंस्ट्रेन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, कंस्ट्रेन मतलब क्या होगा कि इक्वल, मतलब जैसे इसको मूव कर रहा हूँ तो बिल्कुल कंस्ट्रेन होगा वो। ठीक है, मतलब जो शेप है वो बिल्कुल प्रोपोर्शन में ही उसकी स्केलिंग हो रही है यहाँ से। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये टेक्स्ट ले लिया और अब हम इसके ऊपर यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फ्री ट्रांसफॉर्म जब यहाँ पे ये टूल आपको यूज़ करना है तो आपको टेक्स्ट के ऊपर अगर यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टाइप को क्रिएट आउटलाइंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसके ऊपर इजी वे में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट लेता हूँ मैं, तो आप इस तरह से उसमें इफेक्ट दे सकते हैं, राइट। और अगर आप लास्ट वाला देखेंगे यहाँ पर फ्री डिस्टॉर्ट, राइट, तो इस तरह से आप उसको अलग अलग पॉइंट से आप उसको मूव कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट टूल इसमें आता है वो है पपेट वर्ब टूल। पपेट वर्ब टूल काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। मैं एक वीडियो इस पर अलग से भी बनाऊंगा जिसमें हम कुछ एग्जांपल्स के साथ में समझेंगे इसको, राइट। तो इसका यूज़ आप किस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखिए पपेट वर्ब टूल से आप उसमें शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, कर्व्स दे सकते हैं। इलस्ट्रेशन में इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। अब मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 पॉइंट्स आ गए इस तरीके से। पिन्स बोला जाता है इनको। आप देख सकते हैं जब माउस के पॉइंटर के नीचे एक पेन आ रहा है,
ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर पेन्स दिख रहे हैं, तो अभी मैं इनको सिंपल सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ताकि हम शुरू से उसको समझ लें। अब मान के चलिए इस शेप को आपको कुछ मॉडिफाई करना है, तो जैसे पॉइंट्स आप बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक यहाँ क्लिक करता हूँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मैंने 3 पॉइंट्स बना दिए। अब आप किसी भी पॉइंट से जो आप मूव करेंगे, जैसे यहाँ से आके मूव करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आप उसके अंदर ईजी वे में शेप दे सकते हैं। हम इसे मूव कर रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट स्टिक है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो उसमें इस तरह से शेप आ रहा है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर मैं माउस के इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, डॉटेड लाइंस जो आपको दिख रही है, तो आप देखेंगे एक रोटेट का यहाँ पर आ रहा है। दैट मीन्स अगर आप उसको मूव करेंगे तो आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप काफ़ी अच्छे शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कुछ मूव करना है तो यहाँ से आप उसको कर दीजिए इस तरह से, क्लियर। सो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं किसी भी शेप के ऊपर जब आप यहाँ पर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लोज पाथ बनाया है, इसके ऊपर हम यूज़ करके देखते हैं, राइट। 4 पॉइंट्स आपके पास में यहाँ पर बने हुए हैं, हम इन्हीं को यूज़ करके देख सकते हैं इजी वे में। तो इससे आप काफ़ी अच्छे शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। और पॉइंट्स आपको चाहिए तो आप इस तरह से पॉइंट्स बना सकते हैं, जहाँ से भी आपको मूव करना है को आप इजी वे में यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टूल है वो है शेप बिल्डर टूल, और उसका शॉर्टकट की होता है Shift+M। यहाँ पर हम इसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। शेप बिल्डर टूल से आप नए शेप्स बना सकते हैं, या तो आप उसे ऐड करके बना सकते हैं या सब्सट्रैक्ट करके बना सकते हैं। हम दोनों मेथड्स को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ शेप्स हैं, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से हम लेंगे शेप बिल्डर टूल, ठीक है। मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया है, और आप देख सकते हैं कि जो माउस का पॉइंटर उसके नीचे एक प्लस साइन आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि 2 शेप्स हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। आप माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पर ऐसे मैश क्रिएट होता है, ठीक है। गाइड के फॉर्म में आपको वो हेल्प करता है, जैसे कि आप यहाँ से इसको मूव कीजिए, ठीक है। मैं कोई सा की प्रेस नहीं कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये दोनों शेप्स यहाँ पर एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, राइट। सेम हम इसके ऊपर भी यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ से मैंने इस तरह से मूव किया लाइक दिस, और ठीक है, अब देखेंगे वो सभी एक नए शेप के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप शेप बिल्डर टूल का यूज़ कर सकते हैं। जब आपको ऐड करना हो, ऑब्जेक्ट्स को ऐड करके कुछ बनाना हो, तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपको माइनस करके कुछ बनाना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट, देखिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को समझना होगा कि आपको किस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आप वैसे ही शेप्स को रखेंगे। अब मान के चलिए मुझे सिर्फ ऐसा शेप चाहिए, जो ऐसा राउंड और ये इस टाइप का जो शेप दिख रहा है, हमें कुछ ऐसा शेप चाहिए। तो मैंने इसे यहाँ पे सिलेक्ट किया, और अब मैं लूँगा शेप बिल्डर टूल, और अब मैं ऑल्ट की को प्रेस करूँगा, ठीक है। ऑल्ट की को जैसे हम प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। ऑल्ट की को प्रेस रखिए आप, और यहाँ से जितना भी एरिया माइनस करना है उसको आप इस तरह से माइनस कर दीजिए। तो आप देखेंगे कुछ इस टाइप का शेप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सेम हम इसमें भी करके देखते हैं। यहाँ पर हमें इस टाइप का शेप चाहिए, सिर्फ इतना जो शेप दिख रहा है ये चाहिए, तो हमने इस तरह से रखा है कि हम इसमें इसको माइनस करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का शेप मिल जाएगा, राइट। सो हम सिलेक्ट करते हैं शेप बिल्डर टूल, और मैंने ऑल्ट की को प्रेस किया, और इस तरह से हम इसको माइनस कर देंगे, राइट। अब इसमें आपको कुछ और चेंजेस करने हैं। मान लीजिए आपको यहाँ से भी इसको वापस से एक नया शेप देना है, तो फिर हम यहाँ पर ऐसा कुछ रख देते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ से मुझे थोड़ा सा राउंड चाहिए ये, तो मैंने यहाँ पर एक और सर्कल रख दिया। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल और ऑल्ट की को हम प्रेस करेंगे, और हम इसको माइनस कर देंगे इस तरह से, राइट। तो आपके पास में इस तरह का शेप आ जाएगा। तो इस तरह से आप अच्छे शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप कुछ और प्ले कर सकते हैं इसके साथ में, जैसे हमने जो लास्ट देखा था रोटेट टूल, राइट। हम यहाँ रोटेट टूल का यूज़ करते हैं। मुझे इस पॉइंट से रोटेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर ऑल्ट की से प्रेस करूँगा, राइट। ऑल्ट की से मैंने प्रेस किया, यहाँ पर एक एंगल डिफाइन कर दीजिए, और मैंने उसको कॉपी कर दिया। अब मैं क्या यूज़ करूँगा, Ctrl+D। ट्रांसफॉर्म अगेन करना है हमें, तो हम यूज़ करेंगे Ctrl+D। तो आप देखेंगे कि एक इस तरह का शेप क्रिएट हो गया है, राइट। सो जो नेक्स्ट टूल है वो है लाइव पेंट बकेट टूल। उसका शॉर्टकट की होता है K। यहाँ पर मेरे पास में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं सभी को यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और अब हम यूज़ करेंगे लाइव पेंट बकेट
टूल का। राइट, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो वो जितने भी जैसे ये ओवरलैपिंग एरियाज है सभी को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा है इस तरह से ये एक ऑब्जेक्ट अलग है यहाँ पर ये है, ठीक है। तो इसके अंदर आप कलर फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पर कलर चूज़ कर लीजिए पहले, ठीक है। इस तरह से आप कलर फिल कर सकते हैं, राइट। और एक और हम कलर ले लेते हैं इस तरह से, राइट। सो इस तरह से आप कलर फिल कर सकते हैं। अब इसके नीचे वाला जो टूल है वो है लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। इसका शॉर्टकट की है Shift+L। अब मान के चलिए आपको कुछ चेंजेस करना है इसके अंदर, तो फिर आप इस टूल का यूज़ करेंगे। लाइव पेंट सिलेक्शन टूल का है, मान के चलिए आपको ये वाला कलर चेंज करना है तो इस पर क्लिक कीजिए तो ये वाला कलर सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं इस तरह से, राइट, लाइक दिस। फिर जो नेक्स्ट टूल है वो है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। उसका शॉर्टकट की होता है Shift+P। इस टूल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ग्रिड आ जाएगा और यहाँ पर आप एक आइकन देख रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ से आप इस ग्रिड को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। कौन से ग्रिड को आपको सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर आपको ये लेफ्ट ग्रिड दिख रहा है, राइट ग्रिड दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल ग्रिड दिख रहा है। सो इन ग्रिड्स को कंट्रोल कर सकते हैं आप यहाँ से। देखिए आप अगर मैं माउस लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट ग्रिड। अगर मैं राइट ग्रिड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर आ गया, दैट मीन्स ये वाला है। फर्स्ट ग्रिड हमने जो सिलेक्ट किया था वो ब्लू कलर का था ये, और नीचे वाला जो है वो है हॉरिजॉन्टल ग्रिड, राइट, ये वाला जो ग्रिड है। सो आप इस तरह से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, राइट। अब आपको ये जो हैंडल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, जो इससे आप इसको मूव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जितनी भी सेटिंग्स रहती है यहाँ से आप इसके हाइट वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, इससे आप नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, राइट। अब हम इसे समझ लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि लेफ़्ट ग्रिड, यहाँ पर शॉर्टकट्स भी लिखे हुए हैं। लेफ़्ट ग्रिड का 1 है, अगर मैं 1 प्रेस करूँगा तो देखिए, ठीक है, ब्लू कलर आ गया, दैट मीन्स कि ये वाला ग्रिड अब सिलेक्ट हो गया है। 2 प्रेस करेंगे तो हॉरिजॉन्टल ग्रिड, राइट, और 3 करेंगे तो राइट ग्रिड यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। तो ये इसकी शॉर्टकट्स हैं। अब हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, जैसे हम देखिए यहाँ पर आपको इनको अगर सिलेक्ट करना है, जब ग्रिड्स को सिलेक्ट करना है तो आपको इस टूल को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप सिलेक्शन टूल से यहाँ पर इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आपको ग्रिड टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ लेफ़्ट ग्रिड और यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं रेक्टेंगल और हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो वो कहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, वो राइट लेफ़्ट ग्रिड के ऊपर ही ड्रॉ हो रहा है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब एक बार आपने जब यहाँ पर बना दिया, अब इसको मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी के नीचे एक और टूल है, दैट इज़ पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, ठीक है। इसको आप लीजिए और यहाँ से आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। आप सिलेक्शन टूल से उसको नहीं कर सकते हैं। स्केलिंग वगैरह भी अगर आपको करना है तो आपको किससे करना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। इसका शॉर्टकट की होता है Shift+V। अगर मैं यहाँ से करता हूँ इसको तो आप देखिए प्रॉपर वे में स्केलिंग होगा उसका, राइट, इस तरह से। अब हम ये वाले ग्रिड को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और देखिए ऑरेंज कलर आ गया, दैट मीन्स ये वाला ग्रिड अब सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ से हम इसको कुछ एक और कलर ले लेते हैं, दूसरा कलर यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, राइट। तो बिल्डिंग्स वगैरह के जो स्ट्रक्चर्स वगैरह वो आप इसमें काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। और एक और जो हमने देखा अभी यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल ग्रिड। हॉरिजॉन्टल ग्रिड को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ से मैं बनाता हूँ, राइट। तो आप देखेंगे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बन रहा है, राइट। और इसको आप सिलेक्ट कीजिए वापस से और यहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर आपको जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑर्डर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अरेंज में जाकर सेंड टू बैक, राइट। तो आप देखेंगे वो पीछे की तरफ वहाँ पर एडजस्ट हो गया। सो इस तरह से आप जितने भी शेप्स बनाते जाएंगे, जैसे हम एक और शेप क्रिएट करते हैं यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। जब आपको ग्रिड नहीं चाहिए, अब आपको ग्रिड को अगर हाइड करना है तो सिंपल जब आप यहाँ पर लेते हैं और आपका पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल आप लेंगे और यहाँ से इसको क्लिक कर दीजिए, राइट। क्लोज करेंगे तो जो ग्रिड है वो हाइड हो जाएगी यहाँ, ठीक है। वापस से ग्रिड लाना है तो सिंपल इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे
राइट, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के ऊपर, तो आपका ग्रिड यहाँ पर वापस आ जाएगा। तो इस तरह के शेप्स आप काफ़ी अच्छे से इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। राइट, सो आई होप ये टूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर जो नेक्स्ट टूल आता है वो है मैश टूल, उसका शॉर्टकट की होता है यू। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कोरल ड्रॉ में हमने देखा था सेम वैसे ही वर्क करता है यहाँ पर भी मैश टूल। यहाँ से मैंने मैश लिया और इसके ऊपर आपको कोरल ड्रॉ में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको मैश दिखाई देगा। यहाँ पर आपको मैश क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा भी आपको मैश चाहिए उस तरह से आप यहाँ से वैसा मैश क्रिएट कर सकते हैं। राइट, नंबर ऑफ़ रोज, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब आपको किस पॉइंट पे अगर कुछ चेंज करना है तो फिर आप कौन सा टूल लेंगे? यहाँ पर लासो टूल भी ले सकते हैं आप, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी ले सकते हैं। जैसे मैंने इन पॉइंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया इस तरह से, और फिर मैं क्या करूँगा वहाँ पे कलर चेंज कर देंगे हम। राइट, यहाँ से हम कलर चेंज कर देते हैं तो उतने एरिया में वहाँ पर कलर हो जाएगा। देखिए, जब आपको कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग वगैरह होती है तो वहाँ पर मैश टूल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कलर्स मैच होते हैं, आपको शेडोज़ हाइलाइट्स के जो इफेक्ट देने होते हैं वो मैश टूल के थ्रू आप काफ़ी अच्छे से दे सकते हैं। राइट, सो और कलर्स के लिए आप एक बात ध्यान रखिए कि जब आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, आपको कलर अगर नहीं दिख रहा है तो आप विंडो में जाकर यहाँ पर कलर पैलेट भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ कलर्स दिख रहे हैं, इसको और एक्सपांड अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर क्लिक कीजिए और शो ऑप्शंस के ऊपर जाइए, तो आपको यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। राइट, अब जब यहाँ पर हम एक और देख लेते हैं, मैंने कुछ ऐसा सिलेक्ट किया, ठीक है। सो इस तरह से आप मैश टूल को यूज़ कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट टूल है वो है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल से आप कलर को पिक कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया इस तरह से, ठीक है। अब जैसे इसका आपको कलर चेंज करना है तो आपने इसको सिलेक्ट किया और जहाँ से भी कलर पिक करना है आई ड्रॉपर टूल से उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो वही कलर इसके ऊपर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट कर लीजिए और जहाँ से भी कलर आपको चेंज करना हो उस कलर के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो आप इस तरह से आई ड्रॉपर टूल का यूज़ कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट टूल उसके नीचे आता है वो है मेजर टूल। मेजर करने के लिए किया जाता है, कई बार ऐसे शेप्स वगैरह जब बनते हैं तो उसमें इसकी ज़रूरत लगती है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक इन्फो का एक पैनल ओपन हो गया, जहाँ पर अगर मैं इसे मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इतना मेजर कर सकता हूँ कि इसकी विड्थ कितनी है इस बॉक्स की, 334 पॉइंट्स है। राइट, और हाइट वगैरह अगर आपको करना है तो आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं। राइट, अलग अलग वेज में वर्क जब होता है तब ये इन टूल्स का यूज़ में आता है। हो सकता हो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वर्क करो और आपको इसकी कभी ज़रूरत ना पड़े। राइट, लेकिन बहुत से ऐसे काम रहते हैं जहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती है। सो जो नेक्स्ट टूल अब आता है वो है ब्लेंड टूल। उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स बना के रखे हुए हैं, इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम इसे यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं इसे जूम कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस से। यहाँ पर मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं यूज़ करूँगा ब्लेंड टूल। ठीक है, ब्लेंड टूल देखिए यूज़ करने के 2-3 तरीके हैं, या तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और या फिर आप अगर ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो भी आपको यहाँ पर इसके ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस भी। मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मेक कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अभी ये स्मूथ कलर में यहाँ पर ब्लेंड हुआ है। राइट, अब इसके ऑप्शंस आप कैसे चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर जाइए, इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ आप देखेंगे कि अभी जो स्पेसिंग है वो कैसा स्मूथ कलर से फिल हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर जो कलर था और यहाँ पर जो कलर था वो दोनों कलर ब्लेंड हो गए। उसमें आपको दूसरा और भी ऑप्शंस मिलते हैं, दैट इज़ स्पेसिफाई स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ और हम प्रीव्यू देख लेते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इस तरह से स्टेप्स दी, तो इन स्टेप्स को आप बढ़ा सकते हैं इस तरह से। राइट, एरो की इससे आप अगर मूव करेंगे तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। राइट, और दूसरा जो तरीका होता है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ अभी और इसको अंडू कर देते हैं हम। ठीक है, डायरेक्टली अगर ब्लेंड टूल से आपको सिलेक्ट करना है तो सिंपली इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो वो ब्लेंड हो जाएगा। फिर बाकी उसकी सेटिंग्स जैसा भी हमने देखा आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से प्रीव्यू को ज़रूर ऑन ऑफ करके देखिए, तो जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, सेम यहाँ पर हम इसके ऊपर भी यूज़ करके देख लेते हैं यहाँ पे। राइट, शॉर्टकट की यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लेंड आपको दिखेगा, दैट इज ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, इसके स्टेप में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से उसको स्पेसिफाई स्टेप्स में कर दीजिए। 20 किया मैंने और इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड कर सकते हैं।
अब आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए या फिर सिंपल लाइंस वगैरह भी क्रिएट करके रखिए तो भी आप उसको इजी वे में ब्लेंड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको मैं स्टेप्स कर देता हूँ 20 और इस टाइप से। यहाँ पर हम इसको सबसे पहले एक ब्लेंड क्रिएट करते हैं इन ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, ब्लेंड में जाके देन मेक, और देखिए ब्लेंड ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इजी है कि आप ब्लेंड टूल के ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो आपको वो ऑप्शंस यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ से आप स्टेप्स वगैरह चेंज कर सकते हैं इस तरह से, और थोड़ा सा और कम कर देते हैं हम इसको। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम एंड जो हमने अभी ब्लेंड किया है ऑब्जेक्ट्स को उसे, और जो हमने एक पाथ क्रिएट किया है, इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और जाएंगे हम ऑब्जेक्ट में, देन ब्लेंड एंड रिप्लेस स्पाइन। ठीक है, तो अब देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो जैसा आपका पाथ था उसके ऊपर वो प्लेस हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से आप ब्लेंड टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसको और डिफरेंट वेज में आप लोग यूज़ करके देखिए। फिर जो नेक्स्ट टूल आता है वो है सिंबल स्प्रेयर टूल। इसका शॉर्टकट की होता है Shift+S। अब इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सिंबल पैनल ओपन करना पड़ेगा। तो आप विंडो में जाइए यहाँ पर और आपको यहाँ पे सिंबल्स पैनल दिखेगा। राइट, उसका शॉर्टकट की होता है Shift+Ctrl+F11। तो यहाँ पर सिंबल पैनल ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं, और अगर आपको इसमें सिंबल्स चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइब्रेरी मेन्यू दिखेगा जहाँ से आप अलग अलग सिंबल सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंगली। सो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया सिंबल स्प्रेयर टूल, और एक सिंबल आपको ज़रूर यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, जैसे मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायमीटर है इसको आप कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, आप ब्रैकेट की से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। कीबोर्ड पर अगर आप जाएंगे तो आप इसको इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि हमने ब्रश टूल में देखा था। राइट, अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा डायमीटर का। राइट, यहाँ पर इसकी जो सेटिंग्स रहती है वो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं इस टूल की। राइट, सो यहाँ पे मैंने सिंबल ये वाला सिलेक्ट किया और सिंपल इस तरह से आप उसको स्प्रे कर दीजिए। अब इसके नीचे जितने भी आपको टूल्स दिख रहे हैं वो सब सिंबल्स जो आपने एक बार स्प्रे किया है यहाँ पर उसको मॉडिफाई करने के लिए होता है। जैसे इसके बाद में है सिंबल शिफ्टर टूल। ठीक है, सिंबल शिफ्टर टूल से आप देखेंगे कि इस तरह से जब मैं मूव कर रहा हूँ तो एक एरो आता है जिससे आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रैंडमली जब भी आप किसी सिंबल्स यूज़ करते हैं उनको आपको अरेंज करना हो तो फिर आप इन टूल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, शिफ्टर टूल से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर है सिंबल स्क्रंचर टूल। ठीक है, स्क्रंचर टूल से आप देखेंगे अगर मैं प्रेस करके रख रहा हूँ माउस के बटन को, लेफ्ट क्लिक को, तो आप देखेंगे कि स्पेसिंग कम हो रहा है वहाँ पर। अगर मैं इसका डायमीटर और बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरह से। राइट, और अगर मैं इसके साथ में अब ऑल्ट की का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, कम ज़्यादा अगर आपको करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्ट की से वो दूर हो रहे हैं, और अगर आप सिंपल क्लिक करेंगे राइट तो इस तरह से आप उनका डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट टूल है यहाँ पर सिंबल साइज़र टूल। अभी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ डायमीटर को। जैसे मुझे इस सिंबल को बड़ा करना है तो सिंपल प्रेस करके रखिए इस तरह से। राइट, और अगर किसी सिंबल को आपको छोटा करना है तो आप फिर ऑल्ट की का यूज़ करेंगे इस तरह से। राइट, देन नेक्स्ट जो टूल आता है वो सिंबल स्पिनर टूल। ठीक है, स्पिनर टूल के लिए मैं थोड़ा सा डायमीटर यहाँ पर स्पिन करना हो, अगर आपको किसी सिंबल को, मैं इसको जूम कर लेता हूँ तो हमें इजी दिखाई देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं स्पिन कर रहा हूँ तो एक एरो आ रहा है, जिस डायरेक्शन में आप उसको मूव करना चाहते हैं ऐसे मूव कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको स्पिन कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट टूल है इसमें वो है सिंबल स्टेनर टूल। अगर आपको कुछ कलर देना हो इसके ऊपर, अभी यहाँ पर जो कलर है बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर आ रहा है, अगर आपको वो चेंज करना है तो सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको देना हो। राइट, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, थोड़ा हम फास्ट में कर लेते हैं जल्दी थोड़ा सा। राइट, यहाँ से कलर्स और चेंज कर लेते हैं हम। इस तरह से। राइट, तो इस तरह से आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट टूल है इसमें वो है सिंबल
स्क्रीनर टूल, अगर आपको ओपेसिटी किसी को लाइट रखना हो, किसी को डार्क रखना हो, तो आप फिर इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने एक बार यहाँ पर क्लिक किया, थोड़ा सा मैं डायमीटर कम करता हूँ मैं। ठीक है, देखिए मैं क्लिक करते जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, राइट, उसकी ओपेसिटी कम हो रही है इस तरह से, राइट। सब किसी की अगर आपको ओपेसिटी ज़्यादा रखना है तो आप क्या करेंगे, उसमें ऑल्ट की का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल क्लिक करना है आपको, एक दो बार क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा उसमें अमाउंट बढ़ जाएगा इस तरह से। देन लास्ट टूल जो है वो है सिंबल स्टाइलर टूल। अब सिंबल स्टाइलर टूल के लिए आपको यहाँ पर विंडो में जाकर एक ग्राफिक स्टाइल्स का जो पैनल होता है उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका शॉर्टकट की होता है Shift+F5। यहाँ से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको लाइब्रेरी मिलेगी काफ़ी सारी, जैसे कोई सा हम ये नियॉन इफेक्ट ले लेते हैं। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और इस टूल से आप क्लिक कीजिए जिसके ऊपर भी चेंज करना है। ठीक है, तो वो वाला जो भी ग्राफिक स्टाइल है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, सो ये था आपका सिंबल स्प्रेयर टूल, और उसके साथ में आप उसको जो मॉडिफाई करते हैं वो इन सब टूल्स के थ्रू कर सकते हैं। काफ़ी इजी है ये। अब मैं एक वीडियो अलग से सिंबल के ऊपर बनाऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस है कि आप खुद का एक कस्टम अगर सिंबल बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको लाइब्रेरी के अंदर कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी जो बेसिक्स हैं आप पहले उसको क्लियर कर लीजिए कि किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंबल लाइब्रेरी में से आपको काफ़ी सारे सिंबल्स यहाँ पर मिल जाएंगे अलग अलग वेज में से। लोगो एलिमेंट्स है, आप उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये टूल समझ में आ गया होगा। फिर जो नेक्स्ट टूल आता है वो है ग्राफ टूल। यहाँ पर अलग अलग वेज में आप ग्राफ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ग्राफ आई होप आप लोगों को पता होगा कि जब भी आपको डेटा के साथ में वर्क करते हैं, कुछ अगर आपको फिगर्स को शो करना है पिक्टोरियल फॉर्म में, तो फिर हम ग्राफ्स का यूज़ करते हैं उसमें। तो हम ऐसे ग्राफ टूल को सिलेक्ट करते हैं और मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको विड्थ और हाइट यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। जैसे मैं इसको 100/100 कर देता हूँ, राइट। तो एक ग्राफ आपके पास में यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से आप वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हैं, राइट। अभी आप देख सकते हैं 1 जो है यहाँ पर ये वैल्यू शो कर रहा है ये। ठीक है, आपको अब नेक्स्ट अगर एक और ग्राफ चाहिए तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर वैल्यू एंटर कीजिए, राइट, इस तरह से। और इसमें हम 5 कर देते हैं। तो इस तरह से आप आपके पास में वैल्यूज़ होती है एक्चुअली। जब आप कुछ ग्राफ क्रिएट करते हैं तो आपके पास में डेटा होता है, उसी डेटा के ऊपर आपको ग्राफ क्रिएट करना होता है, राइट। तो वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे इस तरह से एंटर करके ग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो ये वाला आपका कॉलम ग्राफ टूल है। अब इसके बाद में जितने भी टूल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि ये स्टैक्ड कॉलम ग्राफ टूल है, सेम वैसे ही यहाँ पर वर्क करेगा वो। यहाँ पर आपको विड्थ और हाइट को डिफाइन करना है सबसे पहले, राइट, इस तरह से। और यहाँ पर हम कुछ वैल्यू को एंटर करते हैं इस तरह से, राइट। एक ही जगह पर आपको सारे ग्राफ्स दिखाई देंगे, उसमें कलर से वो आइडेंटिफाई होता है। जैसे मैं यहाँ पे इसको 30 करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर 1 की वैल्यू के लिए ये वाला आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, देन ग्रे और ये डार्क ग्रे। तो इस तरह का ये आपका ग्राफ क्रिएट होगा। सो ये वाले सारे टूल्स आप लोग करके देखिए। सिंपल वैल्यूज़ आपको एंटर करना है क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, राइट। काफ़ी सिंपल है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ को एंटर करके जैसा भी ग्राफ चाहिए, राइट, तो आप वहाँ पर उसको बना सकते हैं इजी वे में। फिर जो नेक्स्ट टूल आता है वो है आर्टबोर्ड टूल, राइट। उसका शॉर्टकट की होता है Shift+O। आर्टबोर्ड के ऊपर भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अलग से। देखिए आर्टबोर्ड टूल का यूज़ कहाँ होता है, मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं हम। ये आपका एक आर्टबोर्ड है, राइट। अगर मैं आर्टबोर्ड टूल पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो आप देखेंगे कि यहाँ से मैं इसका साइज़ वगैरह सब कुछ एडजस्ट कर सकता हूँ। देखिए आर्टबोर्ड टूल का यूज़ कब यूज़फुल होता है, जैसे जो लोग वेब डिज़ाइन के लिए वर्क करते हैं, कुछ वेब लेआउट्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक रिस्पॉन्सिव वर्ड सुना होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनना मतलब कि एक ही वेबसाइट अलग अलग डिवाइसेस पे ओपन होगी तो वो किस तरह की दिखाई देगी, ठीक है। जैसा डिवाइस रहता है उसके अकॉर्डिंगली उसका जो साइज़ होता है, मतलब वेबसाइट का जो लेआउट होता है वो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब एक ही वेबसाइट के आपको अलग अलग लेआउट्स क्रिएट करना हो तो फिर आप यहाँ पर इस तरह से आर्टबोर्ड टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप जैसे कोई
पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, अलग अलग साइज़ में आ रहा है, या बैनर क्रिएट कर रहे हैं, आप वेब बैनर्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप फिर इस टूल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर इजी वे में अलग अलग साइज़ में, जब एक ही डिज़ाइन को आपको अलग अलग साइज़ में क्रिएट करना हो तो फिर आप इसको इजी वे में यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। एक और मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल में जिसमें हम इसे अच्छे से और समझेंगे। सो जो नेक्स्ट टूल है वो है स्लाइस टूल एंड स्लाइस सिलेक्शन टूल। देखिए, वेब लेआउट्स जब बनते हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, वेब डिज़ाइन में इसका यूज़ होता है, राइट। आप इलस्ट्रेटर के अंदर वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर वर्क स्पेस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर वेब का ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वेब से रिलेटेड जितना भी आप वर्क करना चाहते हैं उसके यहाँ पर पैनल्स ओपन हो जाते हैं, राइट। अगर आप फाइल में जाएंगे और न्यू जब हम फाइल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको वेब का ऑप्शन मिलता है, राइट, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो वेबसाइट्स के लेआउट्स वगैरह बनते हैं वहाँ पर इसका यूज़ होता है। मैं अगर आगे कभी हम वेब लेआउट वगैरह कुछ क्रिएट करेंगे इलस्ट्रेटर के अंदर तो मैं वहाँ पर ज़रूर इसको डिस्कस करूँगा मैं, राइट। अभी मैं हमारा डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस जो है एसेंशियल क्लासिक्स में से वापस से सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। देन जो नेक्स्ट टूल है यहाँ पर वो है हैंड टूल, राइट। हैंड टूल से आप पैन कर सकते हैं, इस तरह से मूव करना हो आपको, और वही चीज़ हम स्पेस बार से भी करते हैं यहाँ पर, राइट। देन उसके बाद में आता है रोटेट व्यू टूल। रोटेट व्यू टूल का यूज़ होता है जब आप कुछ लेआउट ऐसा बनाते हैं और सिर्फ ये व्यू करने के लिए होता है, ध्यान रखिए, ऐसे आप कोई रोटेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ व्यू करने के लिए होता है कि अगर आप उसको किसी दूसरे एंगल से किसी डिज़ाइन को देखना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको इस तरह से मूव करके देख सकते हैं कि जैसे अगर आप कुछ पैकेजिंग वगैरह का वर्क करते हैं तो वहाँ पर इसको आप इजी वे में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से सिर्फ रोटेट व्यू करने के लिए काम में आता है, राइट। और उसके बाद में जो टूल आता है वो है जूम टूल, शॉर्टकट की होता है Z, जैसा हमने देखा था, राइट। आप क्लिक करके भी जूम कर सकते हैं इस तरह से, और ऑल्ट के साथ अगर आप यूज़ करेंगे तो आप उसको जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप सिंपली ड्रैग करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और वैसे शॉर्टकट की यूज़ करना चाहिए आपको, वो है कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जूम लेवल आपको यहाँ पर दिखाई देगा कितना जूम है वो, ठीक है। अगर ज़्यादा जूम हो जाता है तो आप कंट्रोल 0 को प्रेस करेंगे तो जो विंडो है आपका वो विंडो में फिट हो जाएगा डॉक्यूमेंट जो भी है, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये टूल समझ में आए होंगे। अब नीचे के जो टूल्स हम लोग देखते हैं वो है फिल और स्ट्रोक का, अगर हमने यहाँ पर देखा है, राइट। जैसे मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो अभी फिल कलर कौन सा है, यहाँ पर ग्रीन है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्वैप फिल एंड स्ट्रोक, उसका शॉर्टकट की होता है Shift+X, राइट। यहाँ पर इस एरो पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो कलर स्विच हो रहा है, राइट। स्ट्रोक में वो कलर आ रहा है, अभी स्ट्रोक काफ़ी छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, राइट। तो आप यहाँ से कलर्स को स्विच कर सकते हैं, फिल और या स्ट्रोक के अंदर उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डिफ़ॉल्ट कलर्स चाहिए तो फिर आप यहाँ पर एक छोटा सा जो आइकन दिख रहा है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या आप डी प्रेस करेंगे तो भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कलर्स आ जाएंगे इस तरह से, राइट। डिफ़ॉल्ट कलर्स मीन्स कि ब्लैक एंड वाइट, राइट। और इसके नीचे अगर हम आते हैं यहाँ पर तो ये अभी हमारा एक सिंगल कलर है, यहाँ से हम कलर फिल करते हैं जो, राइट। उसके पास में वो है ग्रेडियंट फिल, इस तरह से आप ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको कोई सा कलर नहीं चाहिए तो फिर आप यहाँ पर नन कर सकते हैं, क्लियर। सो आई होप आप लोगों को ये टूल समझ में आ गए होंगे। अभी हम कुछ और वीडियोस और बनाएंगे कुछ टूल्स के ऊपर जिसे हमें डिटेल में समझना ज़रूरी होता है। अभी हमने बेसिक्स देखा है, पहले आपके अगर बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप उसको और डिफरेंट फेज में यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर टूल्स एंड ऑप्शंस।